मैं सुदीप, पैसे से एक वकील। आज मैं आप सभी को अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में वकालत कर रहा था। कॉलेज का पहला दिन था, सभी अपना अंडरस्को अपना परिचय दे रहे थे। उसी दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर कई बार अटकी। इस नए शहर में ये चेहरा कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है। परिचय देते समय उसने अपना नाम सुनीता बताया, सुनीता बनर्जी, लेकिन उससे भी गुत्थी थी नहीं सुलझी। इस नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता था और न ही कोई बनर्जी परिचितों में थे। उसने बहुत प्यारा एक मधुर गीत सुनाया। कैसा तो सम्मोहन था उस आवाज में। बंगालियों के गले में विधाता जन्म से ही मधुर कंठ फिट कर देता है। मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा अवसर था उसके गले की तारीफ करने का, परंतु उसे अनेक लोगों से घेरा देख मैं यूं ही लौट आया। वह भी मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रही थी। शायद एक दो बार मैंने उसे अपनी ओर ध्यान से देखते पाया, कौतूहल भरी नजर से। तभी उसने राह में पड़ा बैग उठाकर एक किनारे किया और मेरे ज़हन में रेलवे स्टेशन पर बैग उठाए खड़ी लड़की का चित्र कौंध गया। उसी सप्ताह की बात है। मैं मेज पर बैठा था। अगली क्लास के प्रोफेसर की छुट्टी होने के कारण इत्मीनान से बैठा था जब सुनीता भीतर आई और हॉल खाली होने के बावजूद मेरे पास आकर बैठने की इजाज़त मांगी। बात शुरू करते हुए उसने कहा, आप कहाँ से आए हैं? चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा है। जब मैंने उसे बताया कि हम एक ही ट्रेन से आए हैं और शायद एक ही कोच से और हमारी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो किसी समस्या का हल पाकर चैन आ गया हो। यूं हुई हमारी दोस्ती की शुरुआत। मैं वकालत करके एलएलबी करने आया था और वह अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने आई थी। उसे मौजमस्ती पसंद थी, जीवन से भरपूर थी वह, और मैं चुप होने के बावजूद उसके इस जीवन दर्शन से प्रभावित था। इसी को एक दूसरे के प्रति आकर्षण कहते हैं। शायद हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी थी और हमारी बातें घनिष्ठ कोर्स संबंधी समस्याओं की बात करते करते हम निजी बातें भी करने लगे थे। उससे हर रोज मिलना मेरी आदत में शामिल हो गया। वो एक दिन भी न दिखे तो दिन अधूरा लगता। मैं उसे चाहने लगा था, टूटकर चाहने लगा था, पर अपने मन की बात व्यक्त कैसे करता। मैं एक जैन परिवार से था। हमारे घर तो प्याज लहसुन भी नहीं आता था, केक भी आता था तो बिना अंडे वाला। हमारा संयुक्त परिवार था। दादा दादी तो साथ ही रहते थे, ऊपर नीचे ताऊ चाचा का भी घर था। घर भी यह देखकर खरीदा गया था कि हमारे पड़ोसी के घर मांसाहारी भोजन तो नहीं पकता और सुनीता को तो बिना मछली के खाना ही न भाता था। मुझमें इतना साहस नहीं था अपनों से लड़ने का। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही एक मात्र राह बची थी और एक दिन कोर्स भी समाप्त हो गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आ गए। सुनीता जाने लगी तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो सुदीप, ऐसे ही बने रहना। मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। समारोह वाला वह स्थान जहां उसे पहली बार नोटिस किया था, लाइब्रेरी की वह मेज जहां बैठकर वह पढ़ा करती थी, क्योंकि पास वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती थी। मेज की वह कोने वाली सीट जहां हमने अनेक बार एक साथ बैठ भोजन किया था, वह सब मेरी नजरों से गुम हो जाने वाले थे। इन सब को बांधकर कैसे संग ले जाऊं? कमाल है। घर आकर जब सामान निकाला तो पता चला ढेर सारी यादें स्वयं ही संग चली आई हैं। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली थी। अब तो दुनिया की जंग में अपनी योग्यता आजमानी थी।
अच्छा होता यदि सुनीता का साथ मिला होता, पर वह न हुआ। मैं स्वयं को अकेला और उदास महसूस करने लगा जब सुनीता का एक मैसेज आया कि उसका विवाह तय हो गया है। प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, पर उनके परिचितों में कोई था जिसके लिए उसने हाँ कर दी थी। विवाह 2 माह बाद होना था और सुनीता ने मुझे भी आने के लिए लिखा था, पर इतना मजबूत नहीं था मैं कि उसका विवाह किसी और के संग होता देख सकूं। अच्छा है उसने संदेशा ही भेजा था। टेलीफोन पर उसकी आवाज सुन न जाने मैं क्या प्रतिक्रिया कर बैठता। मुझे अपनी नई नौकरी के लिए नागपुर पहुंचना था, फिर से नई जगह बसना, नए लोग, काम का नया माहौल। सुनीता साथ होती तो बात और थी, अकेला होते ही उसकी यादें मुझे आ घेरती। नौकरी लग जाने पर माँ विवाह के लिए दबाव डालने लगी। उनके हिसाब से इस भीड़ भरे शहर में उनका बेटा अकेला था, इसलिए शीघ्र ही उसका विवाह कर देना बेहतर था। और उनकी नज़र में तब से एक लड़की भी थी, सीमा। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला था, बस इच्छा ही जताई थी। माँ के दूर के रिश्ते में ही थे सीमा के पिता, और एक शहर में रहने के कारण आना जाना था। बचपन में मैं और सीमा मिलकर खूब धमाचौकड़ी मचाया करते, हालांकि वह मुझसे 3 वर्ष छोटी थी। मेरी दोनों दीदियां मुझसे काफ़ी बड़ी थीं, और घर में मेरा कोई संगी नहीं था। शायद इसीलिए सीमा से मेरी बहुत पटती थी। लड़ाई भी खूब होती। थोड़ा बड़े हुए तो लड़ाई तो क्या, वह पहले की तरह मुझसे खुलकर बात भी न करती, झट से सब कुछ मान जाती। उसकी पीठ पीछे बहनें मुझे तुम्हारी चमची कहकर छेड़ती। युवा होते होते मैं उसकी अनुराग से भरी आंखों की भाषा पढ़ने लगा था, परंतु सच पूछो तो मुझे वह सब अजीब लगता। मुझे उसके लिए ऐसा कुछ भी महसूस न होता था। सीधी सी भली सी लड़की थी वह, पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ। अब तो वह मेरी पत्नी है। अब तक तो मैं सीमा के सम्मोहन में बंधा था, पर अब वह कहानी खत्म हो चुकी थी। माँ का फिर से टेलीफोन आया। कहा कि सीमा के माता पिता उसके विवाह की सोच रहे हैं। हमसे भी पूछा है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं बीते कल को पकड़े कब तक बैठा रह सकता था। निर्णय लेने का सचमुच समय आ गया था। एक जरूरी काम निपटा देने की भांति मैंने हामी भर दी और यूं सीमा मेरी पत्नी बनकर आ गई। मन में ढेर सारा प्यार समेटे, एमए पास, घर में ही खुश रहने वाली उसकी कोई ऊंची उड़ानें नहीं थीं। घर में वह इस तरह रच बस गई थी मानो वह सदा से यहीं रहती आई हो। उसके मन की बात पूरी हो गई थी और वह खुश थी। वह खुश रहती तो पूरे घर में खुशी का माहौल रहता था। विवाह के पश्चात पूरा 1 महीना मम्मी पापा के साथ गुजारकर हम नागपुर आ गए। ये सीमा का ही सुझाव था कि हनीमून पर जाने की बजाय वह समय परिवार के साथ बिताया जाए। हमारे लिए तो नागपुर ही हनीमून हो जाएगा। घर में खूब रौनक लगी रही उन दिनों। दोनों दीदियां भी प्रायः आ जातीं। बच्चों की छुट्टियां चल रही थीं और वह सीमा से खूब हिलमिल गए थे। कुछ तो था कि बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। नागपुर आकर मैंने निश्चय किया कि मैं सुनीता को पूरी तरह से दिल से निकाल दूंगा। मेरा बीता कल अब मुझसे कोसों दूर था। जिंदगी कोई टीवी सीरियल नहीं कि पुराने आशिक जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारा इंतजार करते खड़े फिर मिल जाएं। आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सच्चाई है। पर इन सब नेक इरादों के बावजूद और मन के अनेक निश्चयों के बावजूद मैं सुनीता को ज़हन से निकाल नहीं पा रहा था। शायद मेरी ईमानदारी में ही कुछ कमी थी। शायद उसे याद करना मुझे अच्छा लगता था। रात को बिस्तर पर लेटा जब मैं इंतजार कर रहा होता तो वह चेहरा सीमा का नहीं सुनीता का होता और बेखुदी में कई बार उसी का नाम भी निकल गया। पता नहीं कितनी बार मैंने सीमा को सुनीता के नाम से संबोधित किया होगा। नागपुर आने से पहले वह मम्मी पापा से इसरार करके आई थी कि वह हमारे
पास नागपुर ही आकर रहें। बहुत कहने पर भी उन्हें आने में 3-4 महीने तो लग ही गए। उनके आने से घर फिर भरा भरा सा लगने लगा। सीमा उनका पूरा ख्याल रखती। मेरी माँ मुझसे भी अधिक सीमा के साथ सहज होती, पर माँ जब भी नन्हे शिशु की बात करती तो सीमा खामोश हो जाती। पता नहीं मम्मी का इस बात पर ध्यान गया कि नहीं, पर मुझे लगता कि शिशु के प्रसंग पर सीमा न सिर्फ खामोश वरन उदास भी हो जाती, जबकि मैं जानता था कि सीमा को बच्चों से बहुत लगाव है। एक बात और भी नोटिस कि मैंने उसकी आवाज में जो पहले सहज चहक थी, जो खनक थी, वह मंद पड़ती जा रही थी। हमारे विवाह को वर्ष होने को आया। मित्र पार्टी की मांग करने लगे और मैंने उनकी वह मांग सीमा तक पहुंचा दी। उसे मिलने मिलाने का बहुत शौक था। मैंने जब भी अपने मित्रों को घर पर बुलाया तो उसने बड़े जोश के साथ सब इंतजाम किया। बढ़िया भोजन बनाया और घर को भी सजाया संवारा। मुझे लगा चलो इसी बहाने सीमा का मूड बदलेगा, उसमें पहले वाला जोश फिर जागेगा। परंतु मित्रों की पार्टी वाली फरमाइश सुनकर वह चुप ही रही। 2 दिन बाद मैंने फिर पार्टी का जिक्र छेड़ा। उसने एक भरपूर नज़र मेरी तरफ देखा, पर बोली कुछ भी नहीं। न तो उसने कोई रुचि दिखाई, न ही क्या बनाना है, कितनों को बुलाना है इत्यादि प्रश्न किए। समय कम बचा था, सो मेरे भीतर खलबली मची थी। मैंने ये भी सोच लिया था कि यदि सीमा इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो पार्टी किसी होटल में भी रखी जा सकती है। मेरे भीतर गहन अपराधबोध था। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता था कि सुनीता वाले रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। जिंदगी बहुत आगे निकल आई है। निस्संदेह मैं अपराधी था, सीमा के प्रति अपराधी। क्या यह मेरी कमजोरी थी कि मैं चाहकर भी अभी तक सुनीता को भूल नहीं पाया था? क्या मेरे प्रयत्नों में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया था? गलती मेरी थी तो सुधार भी तो मुझे ही करना था। 2 दिन बाद मैंने फिर से बात छेड़ी। वर्षगांठ की पार्टी के बारे में क्या सोचा है? वो कुछ पल चुप रही, पर मेरी प्रश्न सूचक निगाहों को बहुत देर नजरअंदाज नहीं कर पाई। बोली, अभी तो मैं यही तय नहीं कर पाई हूँ कि अपने लिए क्या करना है। वो आगे कुछ कहती इससे पूर्व ही मैंने पूछा, क्या मतलब? मैं सच ही उसकी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाया था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया है, सदैव के लिए। और यदि मैं निरुत्तर बैठा था तो इसलिए कि मैं उसका मंतव्य भीतर उतार नहीं पा रहा था, कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा सोच भी सकती है। शायद हमारे समाज में पुरुषों के ज़हन में ये सोच गहरे से भर दी जाती है कि पति ग्रह के सिवा स्त्री का कोई और ठिकाना नहीं। फिर वह रुक रुक कर कहने लगी, इसमें संदेह नहीं कि तुमसे विवाह करना कभी मेरा सपना था, मेरी सबसे प्रबल इच्छा। पर जबरदस्ती स्वयं को तुम पर थोपने को भी तैयार नहीं हूँ मैं। तुम किसी और को चाहते रहो और मैं इसे अपना भाग्य, असल में दुर्भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लूँ, यह न होगा मुझसे। वह बीते कल की स्त्री थी, अनपढ़ और लाचार। आर्थिक सामाजिक रूप से पति पर आश्रित मैं वह बनने को तैयार नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अपना आत्मसम्मान भूल तुम्हारे दर पर नहीं पड़ी रहूंगी। अभी तक तो मम्मी पापा का दुलार रोके हुए है, परंतु मम्मी अब दादी बनने की आस लगाए बैठी हैं। पर जब अपनी ही स्थिति डांवाडोल हो तो एक और जान की कैसे सोचूं? सच ही तो कह रही थी सीमा, मैं अभी तक अपने अतीत में ही विचर रहा था, ये भूल कर कि मेरा एक वर्तमान भी है। मैंने भी तो अपना प्यार खोया था, फिर क्यों नहीं समझ पा रहा सीमा का दर्द, जो अपना मनचाहा पाकर भी खाली हाथ रह गई थी। जिस तरह पति पूर्ण समर्पण चाहता है, ठीक उसी तरह पत्नी भी तो चाहती होगी। ये बात कैसे नजरअंदाज कर गया मैं? कैसा लगता होगा सीमा को
मेरा सुनीता का नाम जपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने सीमा से अपनी गलती सुधारने का वादा किया और अपने कमरे, स्मृतियों एवं अपने समूचे जीवन से सुनीता को विदा करने का दृढ़ निश्चय लिया। आशा करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।